सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी सिंपल सी चीज है, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, डालते हो, तो वो घुल जाता है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, राइट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और तीसरा फैक्टर है प्रेशर पर डिपेंड करती है। अब फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सी टाइप का सॉल्यूशन है, उसी हिसाब से फिर हम फैक्टर को देखेंगे, फैक्टर को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी में होता क्या। ये नोट हो गया, फैक्टर्स नोट कर लिए। देखो, हमने माना कि जो सॉल्यूट है वो मान लो A है, और सॉल्वेंट को मैंने कहा कि ये B है, तो ये A और ये B, ठीक है। तो इसके अंदर केवल A पार्टिकल, एक ही पार्टिकल थोड़ा ही होगा, सॉल्यूट के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और उन पार्टिकल में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब आपस में उनमें कोई बॉन्डिंग होगी, कोई एसोसिएशन होगा, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। कोई लगाव होगा, जैसे एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है ना, तो इसी तरह इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरेक्शन। इधर जैसे सॉल्वेंट है, उसमें भी सॉल्वेंट में बहुत सारे पार्टिकल होंगे और उनमें आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बी इंटरेक्शन, ठीक है। जब A और B को आपने मिलाया और सॉल्यूशन बनाया, A के कुछ पार्टिकल B में मिक्स हुए, तो A B टाइप का सॉल्यूशन बन गया, यानी कि A के पार्टिकल और B के पार्टिकल में इंटरेक्शन हुआ। अब डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी इस बात पर कि इनका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक फैमिली से, ये बॉय एक फैमिली से आया, गर्ल एक फैमिली से आई, आपस में मम्मी पापा से बहुत बन रही है, इनकी मम्मी पापा से बहुत बन रही है, लेकिन जब दोनों एक साथ आए, यहाँ पे शादी होगी उनकी, अब डिपेंड करता है कि आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर आपस में अच्छी बन रही है तो क्या होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी, है ना, वो अच्छा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर रोज लड़ाइयाँ हो रही, बर्तन फिक रहे हैं, तब क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा अच्छा, ठीक है। तो इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपका पहला इंटरेक्शन बहुत अच्छा है तो बाद का इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। अगर पहला इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि बाद में इंटरेक्शन अच्छा हो, ठीक है। तो ये दो तरह की कंडीशन यहां पर हो सकती हैं कि A B का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है A और B के इंटरेक्शन से। बोलो, ये बात समझ में आई? दूसरा केस क्या बन सकता है कि A B का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है A और B के इंटरेक्शन से, ठीक है। अगर A B का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, आपस में इनमें अच्छी बन रही है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, अच्छी मिक्सिंग होगी, स्टेबल सॉल्यूशन होगा, एनर्जेटिकली कैसा होगा, फेवरेबल सॉल्यूशन होगा, और यहां पर एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सोथर्मिक कंडीशन होगी। यहां पर कैसी होगी, एक्सोथर्मिक कंडीशन होगी। एक्सोथर्मिक समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? एनर्जी का बाहर निकलना, है ना। एनर्जी बाहर निकलती है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये वाली जो साइन है ना, बच्चे इसको भूल जाते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। एक्सोथर्मिक में एक्सो मतलब बाहर निकलना, एनर्जी का बाहर निकलना, तो बाहर निकल गई तो क्या आ गई, कमी आ गई सिस्टम के अंदर, तो कैसा रहेगा साइन, नेगेटिव रहेगा।
ठीक है, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगी, इट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो यहां पर डिसोल्यूशन होगा और यहां पर डिसोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका अपने आप में, ये सॉल्यूट की फॉर्म में रहना चाहता है, ये सॉल्वेंट की फॉर्म में रहना चाहता है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं आना चाहते, ये इंटरेक्शन नहीं करना चाहते आपस में। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन ये करना चाहते हैं, ये सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहां पर डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक एनर्जेटिकली फेवरेबल है या एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो हम इंटरेक्शन से उसको समझते हैं। नोट हो गया? ये नोट कर लो एक बार। तो अब हम दो तरह के सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करेंगे। हमने 9 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन ये है, पहला हमारा केस ये है। दूसरा हम पढ़ेंगे जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड को लिक्विड में अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस टर्म को हमने क्या बोला, डिसोल्यूशन। क्या बोला हमने? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? सॉलिड का डिसॉल्व होना। व्हेन सॉलिड स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन लिक्विड। तो डालने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर में जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे पास आने लगते हैं और जुड़ने लगते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आपने क्या किया, ये लिक्विड है, इसके अंदर आपने क्या डाला, सॉलिड डाला। ठीक है, इस सॉलिड ने डिसॉल्व होना शुरू किया। अब जब ये डिसॉल्व होगा तो उसके सारे पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद लिक्विड, इसके जो पार्टिकल है कुछ, वो चिपकने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और इकट्ठे होके क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, यानी कि अब वापस से आपस में जुड़ने लग जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन अपोजिट है डिसोल्यूशन के। ये दोनों बातें समझ में आ गई, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। एक टाइम ऐसा आएगा आप डाल रहे हो, डिसोल्यूशन हो रहा है और साथ ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब डिसोल्यूशन भी हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल हो जाए, बोलो, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर बोलोगे नहीं तो 5 मिनट बाद नींद आने लगेगी। ठीक है, सोना भी नहीं है। तो डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब हम कोई भी चीज डिसॉल्व करते हैं। जब हम इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं कोई चीज और वो डिसॉल्व हो रही है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डालते जाओगे सॉल्यूट, डालते जाओगे कि फिर नो मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा जब आप इसको हीट करोगे। फिर अब आपने इसको फर्दर हीट किया, अब क्या होगा, फिर इसमें आप सॉल्यूट थोड़ा सा डिसॉल्व करने लगते हो। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो हमने पढ़े थे, जो हमने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था आयनिक प्रेसिपिटेशन वाला पोर्शन पढ़ा था, आयनिक प्रेसिपिटेशन। वहां पढ़ते हैं हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। जब आप कोई चीज डिसॉल्व करते हो तो वो घुलना शुरू हो जाता है, साथ ही वो जुड़ने भी शुरू हो जाते हैं पार्टिकल। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो ये तो बात हुई सॉल्यूशन की। उसके बाद जब आप पार्टिकल कोई डालते हो, हम अगर आयनिक पार्टिकल की बात करें, आपने कोई आयनिक पार्टिकल डाला, आप ये डाल लो बेटा हेडिंग सॉलिड इन लिक्विड, उसमें लिख लेना रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लाइन नोट कर लेना, ठीक है। जब हम कोई पार्टिकल डालते हैं, जब हम कोई सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, जैसे आपने कोई सॉलिड लिया,
ए बी मान लो सॉलिड लिया, तो वो टूट जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, ठीक है ना। आपने लैटिस एंथैल्पी पढ़ी है, क्या होती है? व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? सुना है इसका नाम? इस चिड़िया का नाम कभी सुना है? क्या होता है लैटिस एंथैल्पी, बताइए। सुना सुना सा है ना, ये भी यही कहेगा पक्का, सुना सुना सा है। क्या होती है? अच्छा लैटिस सुना है, लैटिस क्या होता है? अबे प्लीज, वो खाने वाले लैटिस की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे सैलेड की बात नहीं कर रही। ये सब हम बस दिमाग खाने में और पीने में, इन्हीं दोनों चीजों में है, बाकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिमाग नहीं चल रहा है। लैटिस क्या होती है? जब कोई आयनिक सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है ना, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो एक लैटिस बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? कि उनके जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव आयन से सराउंडेड होते हैं, और हर एक नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है, तो उसको हम लैटिस कहते हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन से कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। तो अगर किसी आयनिक सॉलिड को आपने आयंस में तोड़ दिया, उसमें जो एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। समझ में आ गया लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस को आयन में ब्रेक करना, ठीक है, लैटिस को आयन में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप सॉलिड को आपने पानी में डाला, ये आयनिक सॉलिड डाला मैंने, आयनिक है तो आयंस में टूट गया, तो इसमें जो एनर्जी लगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी। अब क्या होगा? अब वाटर आएगा, मान लो आपने वाटर में डाला, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। अब मुझे बताओ पोलर क्या होता है? हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर की। पोलर क्या होता है? when lattice convert into its ions, नहीं लाइन काटो, ये काट दो, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of ionic compound in its ion is called lattice enthalpy. Compound energy required to convert 1 mole of ionic compound into its ions is called lattice enthalpy. Is called lattice enthalpy. और अगर इन आयन को जोड़ दोगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसको भी लैटिस एंथैल्पी कहता है, इज कॉल्ड इट्स लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ओफो, कितना बड़ा नुकसान हो गया, स्टेप भी टूट गया। देखो यहां से यहां गए, एनर्जी की जरूरत पड़ी, रिक्वायर्ड लिखा है ना आपने, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। इन दोनों को जोड़कर जब ये बनाएंगे, इन दोनों को जोड़कर ये बनाएंगे, तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको भी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुई कि 1 मोल को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, या फिर आयंस को जुड़कर 1 मोल कंपाउंड बनाने में जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की बात हो गई। अब बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर। मुझे पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड बताओ, पढ़े हैं आपने, क्या होते हैं पोलर? ये कंपाउंड पोलर है नेचर में, ये कंपाउंड नॉन पोलर है। पढ़ा पढ़ा सा तो सब लगता है ना, ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, ABCD 1 2 3 पढ़ा है। अच्छा चलो, पोलर क्या होता है? जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे मैंने बात की HCl की, HCl तो सुना होगा नाम, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में जुड़े, अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो पोलर और नॉन पोलर जो नेचर होती है ना, वो हम कोवेलेंट के केस में डिस्कस करते हैं। अच्छा कोवेलेंट और आयनिक भी पता है ना? अब ये मत कहना यार ये नहीं पता,
कोई तुम लोगों के फेस से मुझे लग नहीं रहा कुछ कॉन्फिडेंस है कि तुम लोगों को आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी कोई जानकारी है। क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड? क्या ट्रांसफर होते हैं? एटम्स। यस, एटम्स मत ट्रांसफर कर देना प्लीज। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इधर ही देख ले सामने, मैं तो तेरे सामने ही हूं। और अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इतना बेकार पढ़ाती हूँ, ये टाइम देखना पड़ रहा है तो फिर ये क्या लॉजिक था? नहीं, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसमें कान में दर्द हो रहा है तो घर जाना है जल्दी। वहां भी ठीक नहीं होगा, दर्द वहां भी सहना है ना, ये बैठ के सह ले। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है आपस में तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। यहां देखो शेयरिंग हो रही है, ठीक है, शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, है ना, ज्यादा होती है ना। तो क्या करेगा फिर ये अपने तो लेगा ही लेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो जब ये इसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जब हम शेयरिंग करते हैं, आप अपने दोस्त के साथ बुक शेयर करते हो तो बुक को बीच में ही तो रखोगे ना, कि भाई वो भी देख सके और ये भी देख सके। और अगर तुम चंट चलाक हो, तुम क्या करोगे, अरे इसको रहने तो ये ना पढ़े, मैं ही ज्यादा पढ़ लूं। तो वो यही चीज है, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए थे सेंटर में, उनको सेंटर में ना करके क्या कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। अपने पास खींच लेता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पोल क्या होते हैं? डाईपोल, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। पोल बन गया ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड कहते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होंगे? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो। अब मैंने लिखा CCl4, CCl4 लिखा, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, Cl की अलग है, लेकिन ये तीनों जितना खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को उतना ये भी खींचेगा। तो वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो पूरा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है। या मैंने लिखा हाइड्रोजन, कैसा कंपाउंड होगा? नॉन पोलर होगा। भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की ताकत इतनी है ना कि इलेक्ट्रॉन को सेंटर में ही रखें, कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि अपनी तरफ खींच ले। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। और पोलर जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ताकत का डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई? पोलर कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, नॉन पोलर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। पोलर कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट और नॉन पोलर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ठीक है। अब पोलर नॉन पोलर पहचान लोगे। तो हम क्या कह रहे थे कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, एक सॉल्यूट है, हमने डाला, ये टूट गया, इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर। और वाटर हमारा कैसा सॉल्वेंट है? अरे बोलो, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ना, है ना। तो H2O कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर डबल पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो पोलैरिटी आ गई। तो ये पोलर सॉल्वेंट है, ये लाइफ में हमेशा याद रखना। पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो अब ये पोलर सॉल्वेंट जब इसके पास आएगा तो ये एक आयन है, पॉजिटिव आयन, इसके पास जब ये आएगा तो ये इसको ऐसे सराउंड करेगा, नेगेटिव वाली साइड से सराउंड करेगा ना भाई। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बोलो, इस तरह से इसको सराउंड कर लेगा, है ना। और इस तरह से जब ये इसको सराउंड कर लेगा, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन हो गया आयन का। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन माने क्या होता है? पानी पीने को ही हाइड्रेशन कहते हैं ना। तो पानी यहाँ पे चिपक गया इसके ऊपर, तो इस आयन का क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। ऐसे ही जो नेगेटिव वाला आयन है, इसके ऊपर ऐसे ये हाइड्रोजन इसको सराउंड करेंगे, हाइड्रोजन वाली साइड से सराउंडेड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इस तरह क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। तो जब भी किसी आयनिक सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो पहले वो आयंस में टूटता है, कौन सी एनर्जी यूज करता है?
लैटिस एंथैल्पी यूज करता है। उसके बाद उसका हाइड्रेशन होता है, तो कौन सी एनर्जी यूज करता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज करता है। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ही डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दोनों एनर्जी मिलकर काम करती हैं। तो अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगी? डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो, ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आ गई है ना? जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी तो क्या लिखवाया था? एनर्जी रिक्वायर्ड लिखवाया था या एनर्जी रिलीज लिखवाया था? लैटिस में रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए, चाहिए का मतलब कैसी रिएक्शन है? एंडो। एंडो तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा? अबे चुप, पॉजिटिव। टूट गया ना ये, तो पॉजिटिव। यहां पे क्या हो रहा है? एक तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, एक तरह की बॉन्डिंग हो रही है। तो जब एक तरह की बॉन्डिंग होती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी बाहर निकलती है। इट मींस जो ये होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, इट शुड बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एच सॉल्यूशन इन दोनों का सम होता है। ये क्लियर हो गया? यहां तक नोट करो, फिर मैं इसका बताती हूँ। नोट कीजिए। हो गया? यहां तक नोट हो गया? यशिका आपने कर लिया? देखो, अब ये पॉजिटिव है वैल्यू, और हमने क्या कहा था? सॉल्यूशन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? फेवरेबल। एनर्जेटिकली फेवरेबल कब होगी? जब ये चीज क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आएगी अगर, है ना? तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव था और ये हमारे पास नेगेटिव था, तो अगर ये एंथैल्पी क्या हो? कम पॉजिटिव हो। अगर ये एंथैल्पी कम पॉजिटिव हो, यानी कि डेल्टा एच एल इज लेस देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, ओवरऑल एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी हमारी? डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगी या लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? अच्छा डिसोल्यूशन होगा, राइट? लेकिन अगर ये डेल्टा एच एल बहुत ज्यादा हो, एंथैल्पी क्या हो? बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा होने की मतलब क्या हुआ? कि ये टूटे ना आसानी से। जो लैटिस है, जो क्रिस्टल है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप एनर्जी अगर दे रहे हो तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत है, और उतना हाइड्रेशन से एनर्जी कंपनसेट नहीं हो रही। तो क्या होगा वहां पे? डिसोल्यूशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? अगर अगर डेल्टा एच एल जो एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी है, वो क्या है? ग्रेटर देन है ना? बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, और वहां पर क्या होगा? डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है? डिसोल्यूशन होने के लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा एच सॉल्यूशन शुड बी नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, सिर्फ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे बस। दो ही सॉल्यूशन है सिलेबस में, डरो मत। डरना नहीं है, डरना नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये हमने पहले भी बात की है। इसमें एक टर्म लिख लो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हमेशा जो दोस्ती होती है वो सेम नेचर वाले लोगों के बीच में ही होती है। तो जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन पोलर और नॉन पोलर को अगर मिला दिया तो वहां पर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे को डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और सॉल्यूशन बनाया, अब ये जो रिएक्शन है, जो ये सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इफ इट इज एक्सोथर्मिक, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, नेचर, यहाँ पर टेम्परेचर। अगर ये एक्सोथर्मिक है सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होगा कि इधर की साइड हीट निकल रही होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब यही हुआ ना कि इधर की साइड हीट निकल रही होगी। और अगर ये एक्सोथर्मिक है और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी पर? टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी पर क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएंगे, नहीं इतना मत लगाओ, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ। यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ये रिएक्शन ऐसे जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया और ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो रिएक्शन क्या करेगी, उसका अपोज करने की कोशिश करेगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा ही होएगी, फिर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो गए ना, अलग अलग। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आप एक्सोथर्मिक के अंदर ही, अभी नोट कर लेना, एक्सोथर्मिक के अंदर ही आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करा, एक्सोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर को डिक्रीज करा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रखी है, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है वो एंडोथर्मिक हो रही है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन बताओ किस डायरेक्शन में जाएगी? एंडोथर्मिक है, इधर इधर हीट ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन इधर जाएगी जिधर टेम्परेचर कम है, फॉरवर्ड, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को घटाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है हमारा प्रेशर। बस खत्म। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं नेचर में, है ना। ये लाइन में लिखवा देती हूँ, पहले ये नोट कर लो। प्रेशर डालो फिर हेडिंग, प्रेशर हेडिंग डालो, लिखो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, sorry, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, because solid and liquid are incompressible in nature, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, प्रेशर डालने से, तो प्रेशर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, राइट। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।